जैसे दो पाले से खिंच गए हैं जो खिंचने नहीं चाहिए। उस समय किसी भी बात पर कि पत्रकार और पत्रकारिता के साथ कुछ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, चाहे किसी भी संस्थान में हो, तो एक एकजुटता ऐसी दिखती थी कि आपकी थोड़ी बहुत अगर वैचारिक असहमतियां थी तो भी आप एकजुट होकर विरोध की, प्रतिरोध की आवाज को बुलंद करते थे। आज की तारीख में पत्रकार की ऐसी पालेबंदी है, पत्रकार अपने आप में कई बार समझ में नहीं आता कि वो पत्रकार है, वो प्रवक्ता है, वो किसी पार्टी का ट्रोल है, या किसी पार्टी का आइडियोलॉग है, या किसी पार्टी का विचारक है, या विस्तारक है, क्या है। और खतरनाक है यहां से अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि सिस्टम, सरकार और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के लिए मैं कहूंगा ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जो उनकी नीतियों के लाइन लेंथ में है वो सही है, सही जगह है, उसके पीछे कवच है सत्ताधारी दल का, आईटी ट्रोल का, बीजेपी की ट्रोल का, और वो एक बहुसंख्यकवाद का जो नशा है, ताकत मिलती है जिससे उसको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और हमारी आवाज सही है, या हमारी आवाज के साथ एक सत्ता का कवच है। आज मैं कुछ लोगों को बोलूं यहाँ आने के लिए, फिर लगा किनको बोलूं, तो देखना शुरू किया तो इसमें 90% लोग कहीं और है। तो जैसे कहते हैं इस तरफ या उस तरफ, तो पाले खींचे। अब उनमें से 90% में से ज्यादातर लोग आज ही पहले मान चुके होंगे, जैसे ही नाम मेरा या आरफा का आया होगा, कि ये सब तो लोग विरोधी लोग हैं, सत्ता विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, मुस्लिम परस्त लोग हैं, ये जिन्नावादी हैं, ये जयचंद हैं, ये मुल्ला है, पता नहीं, ये सब लिखा भी जा रहा है। जब बाबरी मस्जिद ढहने के बाद प्रभाष जी ने एक स्टैंड ले लिया कि राम भक्त का सेवक आतताई थे, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने उस ढांचे को ढहाया है, और लगातार जब लिखने लगे तो उन्हें भी मीर जाफर, मुल्ला, जयचंद सब कहा गया, उन्हें चिट्ठियां आने लगी और वो विचलित और परेशान भी हुए। उस पर कई लेख उन्होंने लिखे हैं। ये प्रवृत्तियां पहले भी थी, पहले ना होती तो कोई नाथूराम गोडसे नाम का शख्स गांधी जैसे एक फकीर को मार नहीं देता गोली मारकर, और उसके पहले इतनी बार कोशिश की और अंतिम में कामयाब हुआ। हम 2014 के पहले हम मानते थे कि लोकतांत्रिक हैं, ये कट्टरतावादी नहीं हैं, ये मीडिया में कोई महामंडलेश्वर की प्रवृत्ति वाले लोग नहीं हैं, ये घोर सनातनी होने के उपक्रम करते हुए मरो मारो की अपील करने वाले नहीं हैं, इनमें कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी। वो सब लोगों को मैंने बदलते हुए बीते 8 सालों में देखा है। मिलती थी चैनल पर, और कहीं से किसी दबाने की मुझे एहसास नहीं हुआ कि कहीं प्रशांत भूषण या कोई योगेंद्र यादव या अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल या ऐसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि संसद में बैठे 170 लोग चोर हैं, संसद में बैठे फला फला फला, उनके पास ऐसी लिस्ट होती थी, वो लिस्ट पढ़ जाते थे जिसमें संसद में बैठे 50, 40, 25 ऐसे नेताओं के भी नाम होते थे जो देश के रक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री रहे हो। लेकिन हर चैनल पर वो लाइव करता था। बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि नहीं आप लोग आज ऐसी बात करते हैं, तब क्यों नहीं ऐसी बात कर रहे थे, तब भी ऐसे ही दबाव था, तब भी ऐसी सरकार करती थी, और सत्ता का चरित्र सब एक ही तरह का होता है। मैं कहता हूं सत्ता का चरित्र आलोचना के खिलाफ होता है, लेकिन कितना होता है, बात यही। शांति प्रतिष्ठान ने अवार्ड के लायक माना। मैं तो एक्चुअली जिस दिन मुझे सूचना मिली तो पहले मैं आत्मचिंतन कर रहा था कि क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है, क्या ये अवार्ड का मैं हकदार हूं क्या। तो पहले मेरे भीतर ही 100 सवाल थे, इसलिए अगर आप में से किसी के भीतर वो सवाल होंगे तो मैं उसको इंडोर्स करता हूं, क्योंकि ये सवाल मेरे भीतर ही हैं कि क्या मैं उस लायक था जो मैंने कोई ऐसा काम किया क्या। बायोग्राफी है बियॉन्ड द लाइन्स, अगर ना मुझे नाम ठीक से याद है उसका, बल्कि हिंदी में भी एक अनुवाद हुआ है, एक जीवन काफी नहीं शायद, वो इमरजेंसी पर लिखी हुई उनकी जो किताब है, स्कूप भगत सिंह पर लिखी, वो किताबें मैंने पढ़ी है इसलिए कि उस दौर की राजनीति के साथ साथ उस दौर की पत्रकारिता को समझने के लिए उससे शानदार डिटेल दस्तावेज बहुत कम है। इसलिए दस्तावेज है क्योंकि कुलदीप नैयर बहुत इनर सर्किल में भी थे, चाहे नेहरू के काल में, चाहे लाल बहादुर शास्त्री के काल में, चाहे जनता पार्टी के गठन के समय, चाहे जनता दल के गठन के समय। वो सारी कहानियां कि कैसे देवीलाल और चंद्रशेखर के बीच दांव पेच चले और कैसे बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और कैसे कुलदीप नैयर पाकिस्तान से भारत आए। और मुझे लगता है वो जो बियॉन्ड द लाइन्स लिखा है उसमें लिखा है शायद उन्होंने अंजाम अखबार में पहली नौकरी की थी, उर्दू का अखबार था, तो पहले या दूसरे पन्ने पर उन्होंने लिखा कि मेरा आगाज ही अंजाम से हुआ। उस लेखन को मैंने पढ़ा है, देखा है, तो कहीं उस दायरे में हम सब लोग उस तरह की पत्रकारिता के मानदंड या पिरामिड या मीनार जो उन्होंने बनाए, हम शायद उसकी बुनियाद के लायक भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया। बहरहाल इसके लिए आप सभी शुक्रिया जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं। आज के अपनी बातों को, आज के अपने वक्तव्य को पोस्ट 2014 के बाद केंद्रित रखूंगा और थोड़ी तुलना कि क्यों मुझे क्या बदलाव लगा, और मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को लगा होगा या लगता है या नहीं। सवाल यहीं से है 2014 के पहले और कैसे पत्रकारिता बदली है। और
अगर एक लाइन में कहें तो सत्ता का चरित्र हमेशा एक सा होता है। सत्ता में जो सत्ताधीश होते हैं, जो मोस्ट पावरफुल होता है, अगर उसके हाथ में इतनी सत्ता है कि उसे गुरूर और गुमान हो जाए, तो हर दौर में पत्रकारों के साथ बुरा भी हुआ, पत्रकार निकाले भी गए, नौकरियों से भी निकाले गए, इमरजेंसी के पहले भी, इमरजेंसी के बाद भी। बल्कि बहुत दिलचस्प अंदाज में कुलदीप नैयर ने ही इमरजेंसी हटने माफ करें, जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद और इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद 1980 में कैसे रामनाथ गोयनका ने उन्हें बुलाया और उसके बाद कहा कि अब यहाँ संपादक बदले जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा क्या मुझे इस्तीफा देना होगा। उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने गोयनका से पूछा था कि क्या मैं जो कॉलम लिखता हूँ क्या मैं उसको जारी रख सकता हूँ। गोयनका जी ने कहा मैं जवाब दूंगा, और जवाब नहीं दिया। तो उस दौर में, हर दौर में, उस दौर में क्या, हर दौर में ऐसे वक्त आए हैं जो बड़े बड़े संपादकों को भी सत्ता प्रतिष्ठान की जो नाराजगी है उसका सामना करना पड़ा है, और वो दौर इमरजेंसी का भी था, उसके बाद भी था। फर्क क्या आया वही मैं रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं। बदला क्या वो मैं कहना चाह रहा हूं, और वो बदलने में कैसे जैसे दो पाले से खिंच गए जो खिंचने नहीं चाहिए। उस समय किसी भी बात पर कि पत्रकार और पत्रकारिता के साथ कुछ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, चाहे किसी भी संस्थान में हो, तो एक एकजुटता ऐसी दिखती थी कि आपकी थोड़ी बहुत अगर वैचारिक असहमतियां थी तो भी आप एकजुट होकर विरोध की, प्रतिरोध की आवाज को बुलंद कर देते। और कई पत्रकार संगठन थे और कई मौकों पर वो सारे संगठन भी एक साथ होते थे। मैं भी एक संगठन का हिस्सा था, उस संगठन का सब सारे संगठन के नाम मुझे याद है उस दौर के। लेकिन बदला क्या? बदला ये कि 2014 के बाद से आज की तारीख में पत्रकार की ऐसी पालेबंदी है जो मैं अगर खुशबंद सिंह की किताब, कुलदीप नैयर की किताब, कुमी कपूर की किताब इमरजेंसी पे लिखी गई, ऐसे दर्जनों किताबें जो मैंने पढ़ी है, ऐसी पालेबंदी हर दौर में हुई है। लेकिन वो पालेबंदी निकृष्टतम स्तर पर इस दौर में जो है वो नहीं हुई। तब क्या पालेबंदी होती थी? संस्थानों के मालिक के स्तर पर, और कुछ बड़े संपादक जो संस्थान से भी ज्यादा बड़े थे। कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐसे एडिटर रहे हैं जिनके लिए कहा जाता था कि भारत में प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर है। तो कुछ लेवल पर था, लेकिन नीचे की संस्था उतनी चरमराई नहीं थी। या नीचे की संस्था से मैं बात कर रहा हूं, संपादक के नीचे जो पूरा पत्रकारों की बिरादरी थी उसमें एकजुटता ज्यादातर मौकों पर ऐसी होती थी कि संपादक के खिलाफ भी होती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि न्यूज रूम में या पत्रकार जो सोशल मीडिया, ट्विटर, जहां भी एक्टिव है, अब पत्रकार अपने आप में कई बार समझ में नहीं आता कि वो पत्रकार है, वो प्रवक्ता है, वो किसी पार्टी का ट्रोल है, या किसी पार्टी का आइडियोलॉग है, या किसी पार्टी का विचारक है, या विस्तारक है, क्या है। और ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव इस हद तक आया है, जैसे बात करते समय कई बार लगता है मालिक हर दौर में सत्ता प्रतिष्ठान से अपने फायदे के लिए सत्ता प्रतिष्ठान मालिक का इस्तेमाल करता है, मालिक इस्तेमाल हो जाता है, कोई राज्यसभा सदस्य हो जाता है, कोई कुछ और पा जाता है, और ये भी हर दौर में हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ये चंद्रशेखर जी के समय में भी हुआ है, ये उसके पहले भी हुआ और लगातार हुआ। लेकिन डाउन द लाइन जो चीजें हुई है वो ज्यादा खतरनाक है यहां से अगर आप देखते हैं तो। कैसे? आज की तारीख में मुझे लगता है ज्यादातर मीडिया संस्थानों में, चूंकि सिस्टम सरकार और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के लिए मैं कहूंगा ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जो उनकी नीतियों के लाइन लेंथ में है वो सही है, सही जगह है, उसके पीछे कवच है सत्ताधारी दल का, आईटी ट्रोल का, बीजेपी की ट्रोल का, और वो एक बहुसंख्यकवाद का जो नशा है उससे ग्रसित होकर, या उससे कहें उसके भीतर ताकत मिलती है जिससे उसको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और हमारी आवाज सही है, या हमारी आवाज के साथ एक सत्ता का कवच है। ये डाउन द लाइन नीचे जब गया तो हमने देखा, जैसे आज मैं कर रहा था अभी गांधी प्रतिष्ठान में आते हुए प्रशांत जी को वहां बैठ के, कि मेरे मोबाइल में आज मैंने देखा कि 2000 लोगों के नंबर हैं जिसमें 1000 पत्रकार होंगे। मुझे लगा आज मैं कुछ लोगों को बोलूं यहां आने के लिए, फिर लगा किनको बोलूं, तो देखना शुरू किया तो इसमें 90% लोग कहीं और है। तो जैसे कहते हैं इस तरफ या उस तरफ, तो पाले खींचे। अब उनमें से 90% में से ज्यादातर लोग आज ही पहले मान चुके होंगे, जैसे ही नाम मेरा या आरफा का आया होगा, कि ये सब तो लोग विरोधी लोग हैं, सत्ता विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, मुस्लिम परस्त लोग हैं, ये जिन्नावादी हैं, ये जयचंद हैं, ये मुल्ला है, पता नहीं, ये सब लिखा भी जा रहा है। तो वो जो लिखा जा रहा है ट्रोल, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हर दौर में होता है। मैंने वो किताब भी देखी, पढ़ी है। प्रभाष जोशी बहुत बड़े संपादक रहे, हिंदू होने का धर्म उनकी लेखों का उनका संग्रह की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब बाबरी मस्जिद ढहने के बाद प्रभाष जी ने एक स्टैंड ले लिया
कि राम भक्त कार सेवक आतताई थे, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने उस ढांचे को ढहाया है। और लगातार जब लिखने लगे तो उन्हें भी मीर जाफर, मुल्ला, जयचंद सब कहा गया, उन्हें चिट्ठियां आने लगी और वो विचलित और परेशान भी हुए। उस पर कई लेख उन्होंने लिखे हैं जो उसी हिंदू होने के धर्म में संकलित। तो ऐसा नहीं है कि नई बात है, ये प्रवृत्तियां पहले भी थी। पहले ना होती तो कोई नाथूराम गोडसे नाम का शख्स गांधी जैसे एक फकीर को मार नहीं देता गोली मारकर, और उसके पहले इतनी बार कोशिश की और अंतिम में कामयाब हुआ। तो ये प्रवृत्तियां पहले थी, प्रवृत्तियां पहले थी, उसके इतिहास में हम सबसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन वो प्रवृत्तियों, उन प्रवृत्तियों का विस्तार आज ऐसे हुआ है कि जिन्हें हम 2014 के पहले हम मानते थे कि लोकतांत्रिक हैं, ये कट्टरतावादी नहीं हैं, ये मीडिया में कोई महामंडलेश्वर की प्रवृत्ति वाले लोग नहीं हैं, ये घोर सनातनी होने के उपक्रम करते हुए मरो मारो की अपील करने वाले नहीं हैं, इनमें कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी। वो सब लोगों को मैंने बदलते हुए, सब लोगों मतलब बहुत लोगों को मैंने बदलते हुए बीते 8 सालों में देखा है। और वो बदलाव, वो चरित्र का बदलाव कई बार तय करना मुश्किल होता है कि वो पत्रकार हैं या क्या हैं, या मीडिया के महामंडलेश्वर हैं, या उनके भीतर। मैं तो बार बार ये कहता हूं और मैं अपने वीडियो में भी बोलता हूं, सहमत हूं असहमत हूं, कि हर दौर में सत्ता अलग अलग रही और सत्ता से सवाल पूछना या सहमति जताना पत्रकार का बुनियादी न्यूनतम उसका उसूल का हिस्सा है। 2014 के पहले की बात, 2014 के पहले 11, 12, 13 मैं भी न्यूज 24 पर एक सबसे बड़ा सवाल करता था, और हर रोज कांग्रेस की सरकार थी, अन्ना आंदोलन था, देश में प्रतिरोध की आवाज इतनी बुलंद थी कि शहर शहर में विरोध हो रहा था, और दिल्ली में जो हो रहा था आप सबने देखा। दिन भर हम लोग सारे चैनल पर, मैं जिसमें था वहां भी और जहां जैसे थे, वो आवाजें दिखती थी, वो आक्रोश दिखता था। हम लोग अपने शोज में भी उस दौर में जो कांग्रेस सरकार पर जितने भी आरोप थे, करप्शन के, कोल घोटाले, CWG, शीला दीक्षित, तमाम चीजें, सुरेश कलमारी, तमाम आरोप, उन आरोपों को उन्हीं तलखियों के साथ जवाब जगह मिलती थी चैनल पर। और कहीं से किसी दबाने की मुझे एहसास नहीं हुआ कि कहीं प्रशांत भूषण या कोई योगेंद्र यादव या अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल या ऐसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि संसद में बैठे 170 लोग चोर हैं, संसद में बैठे फला फला फला, उनके पास ऐसी लिस्ट होती थी, वो लिस्ट पढ़ जाते थे जिसमें संसद में बैठे 50, 40, 25 ऐसे नेताओं के भी नाम होते थे जो देश के रक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री रहे हों। लेकिन हर चैनल पर वो लाइव कटता था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग, बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि नहीं आप लोग आज ऐसी बात करते हैं, तब क्यों नहीं ऐसी बात कर रहे थे, तब भी ऐसे ही दबाव था, तब भी ऐसे ही सरकार करती थी, और सत्ता का चरित्र सब एक ही तरह का होता है। मैं कहता हूं सत्ता का चरित्र आलोचना के खिलाफ होता है, लेकिन कितना होता है, बात यही है। मुझे कम से कम तजुर्बा नहीं है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या वैसी चीजों के कवरेज को लेकर जहां सीधे सीधे नाम लेकर उसमें कितने सबूत थे नहीं थे वो उसको भी हटाइए, कहा जाता था और चैनलों पर चलता था। मेरे पास कोई कॉल नहीं आया कि इसको क्यों चला रहे हो, इसको काटो, इसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम क्यों आया, रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, हर चैनल पर लाइव गए। मैं कहता हूं अगर 2011-12 में आज जैसी सत्ता है और आज जैसी असहनशीलता है, अगर ऐसी होती तो शायद उस तरह से चैनलों को उस समय भी दबाया जा सकता था जैसे आज दबाया जा रहा है। कोई अगर कहता है नहीं दबाया जा रहा है या कोई दबाव नहीं है, ऐसा ही है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो उस पक्ष में हैं, उस पाले में हैं, ऐसा कहते हैं।